मेरा जो रील्स बनाने का जो गोल था वो बहुत क्लियर था कि मेरे पास 1.5 मिनट है, मुझे इस 1.5 मिनट में एक कहानी करनी है और उसमें शायरी भी होनी चाहिए, उसमें गाना भी होना चाहिए और उसमें मैं मैसेज नहीं देना चाहता हूँ बट कुछ तो हो, कुछ टेक अवे होना चाहिए। सो हमने सोचा हफ्ते में एक बनाएंगे, रोज़ नहीं बनाएंगे, 4 दिन में एक नहीं बनाएंगे, हफ्ते में एक बनाएंगे पर अच्छी बनाएंगे। तो फिर हमने काफ़ी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर हमने सोचा उसका नाम क्या रखा जाए। फिर हमने उसका नाम सोचा कि रील होनी ज़रूरी है क्योंकि वो रील है। तो हमने उसका नाम रखा शायरी। साल 2008 जम्मू में एक पॉलिटिकल मसले के चलते विवाद होता है, प्रोटेस्ट होते हैं जो जल्दी ही सांप्रदायिक हिंसा में बदल जाते हैं। पूरे शहर में टेंशन है, तनाव का माहौल है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। यही टेंशन एक प्राइवेट एफएम चैनल है उसके दफ्तर में भी दिखाई दे रही है। शहर में कर्फ्यू लग गया है, आरजेज दफ्तर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में एक युवा आरजे सामने आता है और कहता है कि मैं सबके हिस्से के शोज कर दूंगा। फिर वो फैसला लेता है कि जब तक उसके शहर में, उसकी जमीन पर चैन, अमन, सुकून नहीं लौट जाता, तब तक वो ऑन एयर रहेगा, लोगों को ऐसे गीत सुनाएगा जिससे उन्हें तनाव के माहौल में भी बेहतर महसूस हो सके। वो युवा आरजे आज हमारे साथ हैं, जो 12 साल बाद भी उतने ही युवा हैं। हम उनसे बात करने वाले हैं। राहुल, वेलकम टू योर स्टोरी हिंदी। बहुत बढ़िया, आपने कितना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है और सच में मुझे सुन के वो 2008 वाली मेरी स्टोरी असल वाली याद आ गई। एंड सच में आपके चैनल का नाम योर स्टोरी बहुत सोच समझ के रखा है, बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली आई कुड व्हेन यू वाज सेइंग दिस, मैं वापस 2008 में चला गया था। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। 2008 की भी कहानी हम आपसे जानेंगे। पहले मैं खुद को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास इंटरव्यू सीरीज कलाकार प्राइवेट लिमिटेड। ये वो सीरीज है जिसमें हम कंटेंट क्रिएटर्स से बात करते हैं, उनसे उनके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस समझते हैं, उनका फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ आरजे राहुल माकिन हैं, जिनको दिल्ली वाले तो जानते ही हैं, दिल वाले भी जानते हैं, मोहब्बत वाले भी जानते हैं, क्योंकि वो हैं आपके लव कोच। तो चलिए पहला सवाल उनसे पूछते हैं और जो मैंने शुरुआत में बोला उसी से शुरू करते हैं। कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस? 104 घंटे, बाय द वे इन्हें बाद में पता चला कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, बट कैसा था वो? भूख प्यास, नींद? भूख प्यास इतना नहीं था, असल मसला था नींद का। मतलब मैंने ये एक तरह से एक व्रत रखा था कि तब तक, क्योंकि रात को भी नहीं सोना था, पूरा टाइम सुबह से लेकर रात तक रेडियो स्टेशन के अंदर ही रहना था, सोने का बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब एक तरह से मैंने अपने आप में एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, शांति बहाल नहीं हो जाती, तब तक मैं रेडियो पे ही रहूँगा। एंड उस वक्त मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि मैंने अपने सामने, आंखों के सामने ऐसा होते हुए देखा था। लोगों को मतलब एक दूसरे को मारते हुए देखा था, कर्फ्यू लगते हुए देखा था और मेरी जान पहचान वाले लोग इसमें शामिल थे हु वर डिसीज्ड। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे लगा यार कि कुछ तो करना पड़ेगा। और मतलब हमारा ऑप्शन था कि हम बैठ भी सकते थे घर पे जैसे बाकी लोग बैठे हुए हैं और टीवी देखेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, बट मुझे लगा कि यार कुछ तो किया जा सकता है। अब हमारे पास इतना अच्छा मीडियम है, रेडियो का ऐसा मीडियम जो सब तक पहुंच रहा था और उस वक्त नया नया लॉन्च हुआ था और हर बंदा सुनता था रेडियो, बहुत ध्यान से सुनता था। तो मुझे लगा यार ये वक्त है, शायद हम कुछ कर सकते हैं। तो और कुछ नहीं तो सबको ये बोल सकते हैं कि सड़कों पे तो नहीं आ सकते हैं, बट प्रे कर सकते हैं कि कुछ अच्छा करते हैं, प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो हम बस रेडियो पे प्रे ही कर रहे थे और गाने सुना रहे थे, प्रे कर रहे थे, लोगों की कॉल्स ले रहे थे, लोगों की आवाज़ बाकी लोगों तक पहुंचा रहे थे कि वो अभी क्या कर रहे हैं घर पे, और दैट्स इट। और फिर 5 दिन ऐसे निकल के पता नहीं चला। और फिर जैसे न्यूज़ आई कि आपके अभी-अभी पता चला कि कर्फ्यू हट गया है और सब कुछ ठीक हो गया। तो बस तो उसके बाद जाके मैं सो गया था, बस 5 दिन सोता रहा था। फिर उसके बाद बहुत देर बाद जाके पता चला था कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है एंड आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ गया। तो मुझे फिर अच्छा भी लगा कि वंस यू कमिट योरसेल्फ टुवर्ड्स अ हायर कॉज, तो फिर
फिर जो जो यूनिवर्स है वो आपको खुद रिवॉर्ड करता है। इस पूरे इंसिडेंट से राहुल पता चलता है कि हम किसी भी प्रोफेशन में हो, हमें कई बार लगता है कि हम कितने हेल्पलेस हैं, बट हम एक्चुअली हेल्पलेस नहीं होते, हम किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनीवे, बात जम्मू की हो ही रही है, तो हम आपकी बिगिनिंग्स के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। कैसे शुरू किया, कहाँ पढ़ाई की, कैसा था बचपन? बचपन में बहुत शांत था। मैं अदरवाइज एक बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। रेडियो में बोलने के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अलग हो जाता हूँ, बट दैट्स अ कैरेक्टर। बट असल में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बचपन से ऐसी था। बहुत शाय, बहुत अपने आप में रहने वाला। पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक था। और मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश में किया है जम्मू यूनिवर्सिटी से। और तब तक मेरे ज़हन में यही था कि मुझे टीचर बनना है। बचपन से मुझे बहुत शौक था पढ़ाई करने का और पढ़ाई देने का भी। तो मुझे पहले से ही था कि मुझे टीचर ही बनना है, मुझे पढ़ाना है। तो इसी के लिए मैंने मास्टर्स भी किया था और मैंने अपना पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया था। मैं यही करना चाहता था, बहुत खुश भी था। पर एक दिन ऐसे यूनिवर्सिटी में एक ऑडिशंस हो रहे हैं और तब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कल्चरल सेक्रेटरी था। तो जैसे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट स्टूडेंट बॉडी होता है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती है। वहाँ कल्चरल सेक्रेटरी जो होता है वो सबसे हाईएस्ट स्टूडेंट बॉडी होता है। तो सो आई वाज द कल्चरल सेक्रेटरी और मुझे पता चला था कि एक ऑडिशंस हो रहे हैं रेडियो के लिए। और तो मैं वहाँ पे पहुँचा। तो उससे पहले मैंने छोटा-छोटा रेडियो किया हुआ था बिट्स एंड पीसेस में। जैसे कभी एज़ अ स्टूडेंट वो आपको बुला लेते थे, आपको ₹100-200 का चेक मिल जाता था, वो खुशी होती थी कि मतलब यू हैव अर्न्ड। तो एज़ अ स्टूडेंट कुछ भी मिल जाए आपके लिए बहुत अच्छा है। बट ये एक अलग अपॉर्च्युनिटी थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि बड़े-बड़े अक्षरों में एक रेडियो जॉकी की ज़रूरत है। उससे पहले आप यकीन मानिए मैंने रेडियो जॉकी की जो जो ये वर्ड था, ये टर्म थी, ये भी नहीं सुनी थी। मुझे ये भी नहीं पता था रेडियो जॉकी होता क्या है। एफएम ही नया था इसलिए। हाँ, तो मेरे लिए रेडियो जॉकी था शायद कोई जैसे जॉकीज़ होते हैं, मुझे लगा था ऐसे आई कुड इमेजिन कि ऐसे घोड़े वाली कोई जॉब होएगी, घोड़ा चलाना है ऐसे। बट आई थॉट लगी अच्छा है तो करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो बस मैंने और मेरे दोस्त ने शर्त लगाई कि देखते हैं कौन सेलेक्ट हो जाता है, जो सेलेक्ट हुआ वो दूसरे को पार्टी करवाएगा। तो बस इसीलिए हमने एक दूसरे के रेस में हमने ऐसे ऑडिशन दे दिया और दोनों ही सेलेक्ट हो गए। तो बस दैट वाज़ इट, दैट वाज़ द स्टार्ट ऑफ जर्नी। कहीं भी नहीं था, रेडियो वाज़ नेवर ऑन द चार्ट्स। कहीं प्लान नहीं था। और जब सिलेक्शन हो भी गई, मेरे हाथ में ऐसा ऑफर लेटर आ गया हुआ था, हाथ में पड़ा हुआ था, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मेरी पीएचडी है जो शुरू हो चुकी है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था, अब पीएचडी करनी है या ये करना है। फिर मेरी जो गाइड थी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड थी। मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ? एक तरफ ये हो रहा है, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, एक तरफ ही मेरा पीएचडी है जो मेरे को करना भी है। तो उन्होंने कहा आप करना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं आई जस्ट वांट टू टीच, आई वांट टू प्रीच। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक टीचर बन के आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा लोगे। बट अगर आप रेडियो पे जाते हो तो यू विल बी एबल टू रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल। अगर आपने पढ़ाना ही आप वहाँ जाके पढ़ाओ। आई थिंक दैट वाज वन सेंटेंस जहाँ से मेरा यू टर्न आया। तो मैंने कहा अब अगर मेरी टीचर बोल रही है तो फिर कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनकी गाइड की बात मानी। मैंने पीएचडी छोड़ा और मैं फिर यहाँ पे आ गया। लव कोच तक जर्नी, आरजेइंग शुरू करने से फिर लव कोच, ये स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आई थिंक ये मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरफ जाऊंगा। आई स्टार्टेड विद रीसाइटिंग पोइट्री। और क्योंकि अब पोइट्री वाला शो था तो मुझे रात का शो मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, और पोइट्री नॉर्मली जो होती है वो उसे एसोसिएट किया जाता है मोहब्बत से। तो पोइट्री थी तो लव पोइट्री थी। तो वहाँ से फिर पोइट्री भी रही और लव भी आ गया। और आहिस्ता आहिस्ता वो शो जो था वो पूरी तरह से लव बेस्ड हो गया। और ये कब हुआ मुझे भी नहीं पता चला। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ था, इसलिए मुझे याद भी नहीं है कि ऐसे एक जर्क सा नहीं आया कि अचानक से उठ के कि अच्छा आप आज से लव शो करोगे। एंड यस, जो मोहब्बत का तजुर्बा रहा उससे भी काफ़ी कुछ सीखा, तो शायद वो अभी तक काम में आ रहा है।
मोहब्बत के तजुर्बे पूरी जिंदगी का काम आते हैं और काम हम्म, आते रहें, सबके जी काम आने चाहिए। रिलेशनशिप एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में बात करना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए एक अलग तरीके की ज़हानत चाहिए, एक एक अलग सोच चाहिए, एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए और एक काइंडनेस चाहिए। ये आपने इसने आपको एज अ पर्सन कैसे बदला? क्या इसने आपको एज अ पर्सन बदला या वो पर्सन आप पहले से थे? मुझे एज अ पर्सन हाँ इतना ज़रूर हुआ है कि इन माई पर्सनल लाइफ आई हैव बिकम मोर पेशेंट। हालांकि जो इंट्रिंसिक नेचर होता है इंसान का वो आप नहीं बदल सकते हैं, वो तो वैसे ही रहेगा। अब अगर आप मेरी पार्टनर से पूछोगे उसमें वो भी यही बोलेगी इसमें 101 खामियां हैं। उसे अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, बट यस मैं अपने रिलेशनशिप से, दूसरों के रिलेशनशिप से और थोड़ा बहुत आगे पीछे देख के जो सीखता हूँ वही आगे भी लोगों को बताता हूँ कि आप बाकियों की गलतियों से सीखें, ये गलती अपनी ज़िंदगी में ना दोहराएं, बस यही कोशिश रहती है। बाकी मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ इस जर्नी में कि मोहब्बत में एक एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। अ, अगर दोनों बंदे ही बोलते रहेंगे ना तो फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा, और अगर सुनेगा कोई नहीं तो अ, फिर मुश्किल आ सकती है। तो फिर अगर कैसी मोहब्बत? तो दूसरा बंदा अगर बोल रहा है तो पहले बंदे को सुनते रहना चाहिए। तो इस पे एक लाइन्स हैं कि झुकता है वही जिसकी जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सो अगर अगर सामने वाला जो है आपका पार्टनर जो है वो अगर ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव का है, वो ज़्यादा नहीं झुकता है तो फिर आप झुक जाएँ। तो जो 4 दीवारों के अंदर हो रहा है कि दुनिया को नहीं पता है। तो आप झुक सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर झुकना पड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर दीजिए। बिल्कुल। और पोएट्री की बात आपने की। जी। पोएट्री का कीड़ा कब काटा आपको? ये पहले से ही था, ये शायद बहुत पहले से था। मैं पहले जो शायरी करता था, पहले जो पोएट्री करता था वो शायद इट वाज़ वेरी स्पिरिचुअल इन नेचर। तब मैं अ, ये क्रेडिट शायद मेरी दादी जी को जाता है। उन्होंने बचपन से ही शी इनकलकेटेड दिस हैबिट ऑफ रीडिंग इन मी। तो पहले बचपन से ही महाभारत, रामायण ये सब शुरू से ही घर में पढ़ाया जाता था। तो और वो सारा ना पोएम के फॉर्म में था। जो जो बिल्कुल उनकी अगर आप देखें जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे जितने भी गीता है, रामायण है, महाभारत है, वो सारी पोएटिक फॉर्म में लिखा गया। तो वहीं से फिर मुझे लगा यार कितना प्यारा लिखा हुआ है इन्होंने। तो मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर वाले की प्रेज़ में लिखता था। बट फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे आप वही लिखते हैं जो आपके साथ होता है, जो आपको दिखता है। फिर जब आपके साथ उल्टी-सी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं या आपके साथ ज़िंदगी में स्ट्रगल्स शुरू होती हैं, तो फिर आप उन स्ट्रगल्स के बारे में लिखते हैं। फिर जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, फिर आप हार्ट ब्रेक के बारे में लिखते हैं। जब मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आती है, आप मोहब्बत के बारे में लिखते हैं। तो लिटरेचर वही है, जो सोसाइटी में हो रहा है या जो आपके साथ हो रहा है, आप उसको लिखते हैं। पोएट्री को लिखना, जो कि आप करते ही हैं, एक बात होती है, हुँ। पर उसको माइक पर बरतना दूसरी बात होती है, और वो भी आप बहुत खूबसूरती से करते हैं, ये थैंक कोई यू, कहने की बात नहीं है। थैंक यू। इसके लिए कोई ख़ास आप अपने आप को किसी को फ़ॉलो कुछ आप खुद को कुछ ट्रेन करते हैं या पहले प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरीके से बोलना है, ये आवाज़ रखनी है, इतनी सॉफ्टनेस रखनी है? नहीं, ये तो ये पहले से ही है। तो आई थिंक ये मैं अपनी बर्थ प्लेस को इसका क्रेडिट दूँगा पूरे। हाँ। तो जहाँ से हूँ वहाँ पे बहुत इसी तरह बहुत सॉफ्टली बात की जाती है लोगों से। हाँ, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी जितने भी पोएट्स हैं मैं उनको पढ़ता हूँ। जितने भी कंटेम्परेरी पोएट्स हैं, जो क्लासिक पोएट्स हैं, उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी भी स्टूडियो में मेरी किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। तो मैं जब कुछ नहीं कर रहा होता, मैं पढ़ रहा होता हूँ। सो उनको पढ़ने से बहुत समझ आती है, बहुत सीख मिलती है। बोलने का हर एक का मैं सबको ही बोलूँगा कि अगर कोई जो नए शायर भी हैं, बोलने के लिए आपको अपना एक एक अलग स्टाइल होना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो आप अपने स्टाइल में बोलिए। पढ़िए आप सबको, बट अगर आपका अपना स्टाइल नहीं है अलग से बोलने का तो फिर आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो एक एक अलग स्टाइल डेवलप कीजिए जिसमें आप बोलते हैं। अगर वो औरों से अलग नहीं है तो भी चलेगा, बट आपका स्टाइल होना चाहिए, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अगर आप किसी और की तरह बोलने की कोशिश करेंगे ना, आप ज़्यादा देर तक वो चीज़ कैरी नहीं कर पाएँगे। तो हो सकता है साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकाल लें, पर उससे ज़्यादा नहीं निकाल पाएँगे।
तो इट्स बेटर कि आप जिस प्लेस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कोज़ी महसूस करते हैं, आप उसी स्टाइल में बोलिए। आपने बहुत किताबों की बात की, आपके फेवरेट पोएट कौन है? अगर 1, 2, 3, चलिए 3 की लिमिट देती हूँ मैं आपको। कंटेम्प्रेरीज़ में देखें तो इस वक़्त मुझे एक पाकिस्तानी शायर हैं, तहज़ीब हाफ़िज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर पुराने शायरों की बात करें तो जान निसार अख्तर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छे हैं, गुलज़ार साहब बहुत अच्छे हैं। उनकी शायरी का तो मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ और मैं ज़िंदगी में एक ही बार उनसे मिला हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर अगर हो सके, अगर वो सुन रहे हों, देख रहे हों, तो प्लीज़ एक बार फिर से मिलना चाहूँगा उनसे। तो तब जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ऑ स्ट्रक था, इतना ज़्यादा मैं हाथ भी ऐसे काँप गए हुए थे, एकदम जम गया हुआ था। तो बहुत फ़ैन बॉय मोमेंट था। मैं एक किताब थी उनकी अभी भी रिलीज़ हुई थी उस वक़्त, तो मैं बस उनके ऑटोग्राफ ही लिए और मुझे याद भी नहीं कि क्या बात हुई थी, मैं भूल गया हूँ। बट ये याद है कि 5 मिनट उनसे बात हुई थी, चाय पी थी उनके साथ और अगर हो सके तो मैं बस मेरा यही सपना है कि उनसे उनके साथ एक दिन उनके घर पे एक दिन बिताना चाहता हूँ कि उनके जैसे शायर का उनके ज़हन में क्या चल रहा होता है, वो सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं और क्या करते हैं। तो वो मैं जानना चाहूँगा। वो मतलब वो एक तरह से मेरी आइडल है। हम अब इंस्टाग्राम की ओर बढ़ते हैं। हुँ, हम कंटेंट क्रिएटर्स को इस इंटरव्यू हुँ, सीरीज़ में लेकर आते हैं हुँ, एंड दैट इज़ द रीज़न हम आपसे बात करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम से कैसे दिल लगा? फिर उसके बाद आप रेगुलरली हुँ, कंटेंट क्रिएट करने लगे हुँ, और आपके रील्स तो देखती रहती हूँ मैं। थैंक यू। तो कैसे हुआ ये? मैं फ़ेसबुक पे पहले बहुत एक्टिव था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था। अभी मेरे फ़ेसबुक पे शायद मुझे याद नहीं है, शायद 3 साढ़े 3 लाख फ़ॉलोअर्स होंगे, पर मैं रुक गया हूँ। मैं उसके बाद मैं अब कुछ पोस्ट ही नहीं करता हूँ बिकॉज़ सारा जो ध्यान है इस वक़्त इंस्टाग्राम पे। उस टाइम फ़ेसबुक था। मेरा एक इंटर्न था, उसने मुझे आके बोला कि सर आप ना इंस्टाग्राम पे आ जाओ। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा इंस्टाग्राम ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें पिक्चर्स आप फ़ोटोज़ आप पोस्ट करते हो और वो सिर्फ़ फ़ोटोज़ के लिए ही था। उस वक़्त की 2012-13 की बात कर रही हूँ। तो उस वक़्त वो सिर्फ़ पिक्चर्स के लिए था। तो उसमें ना आप फ़ोटोज़ डालते हो। तो मैंने कहा उससे क्या होएगा? वो तो फ़ेसबुक पे भी डाल सकते हैं। कहते नहीं ये नई चीज़ है आप बना लो और मैंने सिर्फ़ इसलिए बनाया था उन्होंने उसने बड़ी अच्छी एक बात कही थी उसने कहा आपका ना यूज़र नेम कोई और ले लेगा नहीं तो। तो आप अभी बना के रख लो बस। तो ये ना हो आपका यूज़र नेम कोई और ले ले फिर आपको बनाने में मुश्किल हो। और मैंने उसी समय बनाया तो देखा मेरा यूज़र नेम ऑलरेडी किसी के पास था। तो मुझे राहुल माकिन नहीं मिला था। मुझे राहुल माकिन 1 करना पड़ा था। तो दैट वाज़ वेयर माय माय जर्नी स्टार्टेड और मेरी पहली पोस्ट मुझे आज भी याद है वो मेरे उसी दोस्त के साथ थी, वही रेडियो वाला दोस्त। वो एक पिक्चर थी, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो एवोल्यूशन हुआ जब वीडियोज़ भी आनी शुरू हुई, फिर टिकटॉक बंद हुआ तो रील्स आ गई, स्टोरीज़ और बड़ा कुछ आ गया, लाइव आ गया, आईजीटीवी आ गया। वो तो आहिस्ता-आहिस्ता इंस्टाग्राम ने जैसे-जैसे उन्होंने अपने तरीके बदले, हमें भी फिर अपने आप को वैसे माउल्ड करना पड़ा। बट वी स्टार्टेड विद पिक्चर्स ओनली। हाँ, रील के पीछे आपकी रील्स के पीछे क्या, क्योंकि 1 मिनट में आप बहुत कुछ कंसेप्चुअलाइज़ कर लेते हैं। एवरी रील इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। वो उस उसके क्रिएशन का प्रोसेस कैसा रहता है? क्या आपके दिमाग में चलता है? सो आई हैव 3 पीपल विद मी इन माय टीम। मतलब वैसे तो इस रेडियो की पूरी टीम बहुत बड़ी है। तो जो हमारी रील्स बनती हैं वैसे देखिए हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक रील्स होती हैं जो आप नॉर्मली ऐसे बैठे-बैठे कहीं भी बना लेते हैं। पर मुझे वैसा करना नहीं था। मेरा जो रील्स बनाने का वो था जो गोल था वो बहुत क्लियर था कि मेरे पास 1.5 मिनट है, मुझे इस 1.5 मिनट में एक कहानी करनी है। और उसमें शायरी भी होनी चाहिए, उसमें गाना भी होना चाहिए और उसमें एक मैं मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, बट कुछ तो हो, कुछ टेक अवे होना चाहिए। सो हमने सोचा हफ्ते में 1 बनाएँगे, रोज़ नहीं बनाएँगे, 4 दिन में 1 नहीं बनाएँगे, हफ्ते में 1 बनाएँगे पर अच्छी बनाएँगे। तो फिर हमने काफ़ी उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फिर हमने सोचा उसका नाम क्या रखा जाए। फिर हमने उसका नाम सोचा कि ये रील होनी ज़रूरी है क्योंकि वो रील है। हुँ। तो हमने उसका नाम रखा शायरील। तो शायरील जिसमें कि शायरी भी है और वो रील भी है। हुँ। तो तो उसमें शायरी होती है, गाना होता है और एक कहानी होती है। तो ये आई थिंक अभी कुछ 25 एपिसोड्स हो गए हुए हैं इसके, व्हिच मीन्स आई थिंक 4-5वाँ महीना चल रहा है शायद। तो उससे पहले हम बड़ी नॉर्मल रील्स बनाते थे। उससे पहले मैं स्टूडियो में बैठ के ऐसे यहाँ फ़ोन रख लेता था और बस
ऐसे ही शायरी कर लेता था। बट ये जो बहुत प्रोफेशनली काम करना शुरू किया, ये शायद पिछले 4-5 महीने से। उससे मैंने देखा कि बहुत ग्रोथ हुई, मेरे एंगेजमेंट बहुत बढ़ा, फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़े, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़े। और आई वुड डेफिनिटली लव टू मेंशन 3 नेम्स हियर। एक सनी है, एक ओशिन है, एक आयुषी हैं। ये तीनों हैं जो इस शायरी के पीछे का दिमाग है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअलाइज़ करते हैं, लिखते हैं, कहानी बनाते हैं, फिर शूट करते हैं, फिर पूरा एडिट करते हैं। तो ये तीनों ज़्यादा इनकी उम्र भी नहीं है, 20, 21, 22 साल के हैं। तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सोशल मीडिया को लेकर जो रिस्पॉन्स मैक्सिमम लोगों का रहता है वो ये कि नेगेटिविटी यार बहुत है वहां पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिकॉज आप तो इतना पॉजिटिव कंटेंट लगाते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ वाकया? कई बार होता है, कई बार होता है कि कई लोगों के ऐसे मैसेज आ जाते हैं। फिर और सच में ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत कंटेजियस होती है। आपने कोई नेगेटिव कमेंट पढ़ लिया, आप चाह के भी इसे अनडन नहीं कर सकते, उसे अनडू नहीं कर सकते। तो आपने पढ़ लिया तो फिर पढ़ लिया, वो दिमाग में जाके बैठ जाता है। सो यू कैन नॉट जस्ट से कि आपने किसी ने नेगेटिव कमेंट किया है या किसी ने कुछ गाली-वाली बक दिया आपके डीएम में, तो आप उसे ओवरलुक कर लेंगे। बट येस, अगर मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि वो किसने किया है। मैं उसकी प्रोफ़ाइल पे जाके देखता हूँ कि वो बंदा कौन है। तो अगर तो बंदा बहुत इंटेलेक्चुअल है या उसका उसके उसकी जो प्रोफ़ाइल है इतनी एनरिचिंग है कि यार उसका फ़ीडबैक वर्थ है, तो मैं डेफ़िनिटली मैं उस पे गौर फ़रमाता हूँ। बट अगर वो ऐसे ही है तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है किसी ने फ़ेक प्रोफ़ाइल बना के कर दिया हो सकता है उसको किसी और पे गुस्सा चढ़ा हो। तो मैं ये सोच लेता हूँ, हो सकता है वो बंदा पता नहीं अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल से गुज़र रहा है, उसने क्या उसके जीवन में गुज़र रहा है, क्या पता उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई हुई है, क्या 100 चीज़ें हो सकती हैं, तो मैं वो सोच के माफ़ कर देता हूँ। लुक्स आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? बिकॉज ऑल्सो पीपल फॉलो यू, पीपल लाइक यू, और वो ये बात एक्सप्रेस करते हैं कि आप यू आर वेरी वेल ग्रूम्ड और आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने लुक्स का। ओवरऑल अपना बहुत ध्यान रखता हूँ। उसमें लुक्स भी आ जाती है। सो अब इन टोटलिटी में मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि नेल्स टाइम पे काटने हैं, सब कुछ वक्त पे होना चाहिए, शेव वक्त पे करनी है, सब कुछ मतलब अपना पूरा का पूरा ध्यान रखता हूँ, विच इंक्लूड्स माय जिमिंग। चाहे अब संडे हो मैं तब भी जिम जाता हूँ, कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। उसमें फिर लुक्स भी शामिल हैं। तो ओवरऑल एक तरह से अपने शरीर के साथ डिसिप्लिन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगले आने वाले मे बी 30, 40, 50, 60 साल इसी शरीर के साथ रहना है, तो इसको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितना कम ख़्याल रखेंगे, उतना जल्दी आपका शरीर आपसे नाराज़ हो जाएगा और छोड़ के चले जाएगा। तो बेटर है कि आप इसका ध्यान रखें। सिंस हम लुक्स की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग के बारे में कोई सीरियस विचार है आपके? थोड़ा बहुत मतलब बीच-बीच में कुछ असाइनमेंट्स मिलते रहते तो मैं करता रहता हूँ, बट अभी बहुत सीरियस नोट पे कभी नहीं सोचा। हमने पोएट्री, आपके फेवरेट्स की बात की, फिटनेस की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में, और अगर आप मॉडलिंग कंसिडर कर रहे हैं, इन सारे वर्ल्ड्स में आपके आइडल्स कौन है? फिटनेस की दुनिया में मेरे आइडल मेरे कोच हैं। और पिछले 1.5-2 साल से वो रेगुलरली मेरे साथ काम कर रहे हैं। एंड मतलब अगर मैं संडे को आता हूँ तो वो भी संडे को, उनकी छुट्टी होती है पर वो आते हैं। सो इनका नाम है मिस्टर अभिषेक सर। अगर आप सुन रहे हैं तो अभिषेक सर को बिग बिग थैंक यू। एंड बहुत सेल्फलेसली काम कर रहे हैं मेरे ऊपर। एंड वही मेरे आइडल हैं, उनके जैसा बनना है। एंड मतलब 12 महीने उनके एब्स रहते हैं, हालांकि वो बहुत कुछ खाते हैं फिर भी, तो मेटाबॉलिज्म उनका बहुत अच्छा है। एक्टिंग की दुनिया में डेफिनेटली अगर अगर मैं हॉलीवुड जाऊं तो फिर देयर लॉट ऑफ देम। बट बॉलीवुड में डेफिनेटली अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख खान, ये दो हैं जो मतलब जिनकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा स्क्यूड हूँ, बहुत ज़्यादा उनका मुरीद हूँ, बहुत ज़्यादा मुतासिर उनसे कि दोनों मतलब दे वर काइंड ऑफ आउटसाइडर्स ओनली। और जिस तरह से उन्होंने
अपना एक अलग से एक मुकाम बनाया है यहाँ पे आके, इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग ऑल द टाइम। लोग कहते हैं कि शाहरुख का टाइम चला गया, बट स्टिल ही इज़ द किंग। और मैं कहता हूँ कि अभी भी अगर कहा जाए कि स्टार्स की बात की जाए, तो आई थिंक ही वुड बी द लास्ट वन जो स्टार्स रहेंगे। शायद उनके बाद मुझे लगता नहीं कोई स्टार रहेगा। उनके बाद आएंगे तो सिर्फ एक्टर्स आएंगे या इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। आई थिंक ही इज़ द लास्ट स्टार दैट वी विल एवर सी। जितनी स्टारडम उन्होंने एंजॉय की है, मुझे लगता नहीं उनके बाद और कोई एंजॉय कर पाएगा। मॉडलिंग में तो यार जो भी दिख जाए वही वैसे कोई वैसा आइडल नहीं है कि किसी को देख के कि वैसा बनना है। बट मॉडलिंग में तो मॉडलिंग की दुनिया एक्चुअली मैंने इतनी ज़्यादा कंसिडर भी नहीं की है। ऐसे कुछ इतना क्लियर नहीं है। हम अभी स्टारडम की बात कर रहे थे, सेलिब्रिटी की बात कर रहे थे। आपको काफ़ी स्टारडम प्राप्त है। ऑफ कोर्स आपका पेशा भी ऐसा है, और देन यू हैव इंस्टाग्राम। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? एक वक्त था जब मुझे पता भी नहीं था कि आपकी भी एक ब्रांड इक्विटी होती है। तो बट एक जब मैं रेडियो की अपनी ट्रेनिंग में था, मैंने माइका से रेडियो की ट्रेनिंग की है अहमदाबाद से। तो वहाँ पे आई मेट दिस गाय। अभी वो कमेंट्री की दुनिया में बहुत फेमस हैं। इनका नाम है गौरव कपूर। ही इज़ ऑल्सो अ रेडियो जॉकी। तो पहले उन्होंने रेडियो से स्टार्ट किया था, तो वो वहाँ पे उस वक्त ट्रेनिंग दे रहे थे हमको। तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ कही थी जो मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि आपको एज अ रेडियो जॉकी आप में से बहुत सारे लोग बनेंगे, और पर आप में से कितने लोग उस टॉप पे रह पाते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अपना एक ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। तब ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, तब ऑर्कुट होता था। तो तब हमें कुछ भी नहीं पता था इस सोशल मीडिया, तब ना ही यूट्यूब था। हमें पता ही नहीं था सोशल मीडिया एक टाइम में आके इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था, तब वो रेडियो की बात करते थे, और बहुत विजनरी बात थी कि आप ना रेडियो में तो काम कर रहे हैं, साथ-साथ में आपको अपना एक ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। उस ब्रांड की एक इक्विटी होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके नाम को लोग कितना पहचानते हैं, आपके नाम को लोग रेडियो से अलग कितना जानते हैं। वो बात मेरे दिमाग में अभी तक बैठी है। सो उन्होंने मुझे बताया था कि यार वो जब पर्सनली भी मिलते थे तो वो मुझे ये कहते थे कि यार तेरे में ना एक स्पार्क है, तू मुझे लगता है तू रेडियो के लिए नहीं बना है, तू और भी कुछ करेगा, बट अपनी ना एक ब्रांड इक्विटी बनाना, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो तेरे एंड तक तेरे साथ रहेगी। तो मैं बस आई थिंक उनका एक बहुत बड़ा हाथ था उस चीज़ में। तो वहाँ से ही मैंने अपनी वो ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर दी थी। और फिर जब फेसबुक आया, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, उसने बहुत हेल्प किया। क्योंकि अभी जो मेरा शो है, अभी आई थिंक वो कुछ 20 स्टेशंस में जाता है, मुंबई में, बेंगलुरु में, बहुत सारे, चेन्नई में, हैदराबाद में। बट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ मैं नहीं विजिबल हूँ, बट वहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम लेके जाता है। सो दैट इज़ हाउ वी कनेक्ट विद अदर ऑडियंस। तो आई थिंक वहाँ पे अपना ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि यार आप चाहे इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आपका नाम अपने आप में एक ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रांड को आगे बढ़ाते हुए क्या हम कुछ आप कभी सोचते हैं कि फ्यूचर में ये करूँगा, जब नौकरी के बाद आने वाले दिनों में 10 साल बाद क्या करूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, इंस्टीट्यूट खोलूँगा, ये करूँगा, वो कुछ ऐसा सोचते हैं आप? अरे बहुत आगे का तो मैं इतना विजनरी हूँ नहीं, बहुत आगे का सोच नहीं पाता हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत जो बिल्कुल अगले महीने का प्लान है, वो दिमाग में रहता है। आई लव एक्टिंग, तो मैं थिएटर साथ-साथ में करता हूँ। तो अगले महीने एक प्ले है, मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगा, पूरी टीम को बुलाऊँगा, आइएगा ज़रूर प्ले देखने। तो यही मंडी हाउस में होगा, तो आप आइएगा ज़रूर। तो देखिएगा, आपको कैसा लगा बताना। अगर अच्छा लगा तो योर स्टोरी में ज़रूर बताना, मेंशन करना आप। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं, दिस इज वेरी पर्सनल, और आप यू कैन चूज टू नॉट आंसर। हाँ जी, हाँ जी।
टैटूज आपके बहुत सारे जी, विजिबल जी, होते हैं। जी, जी, जी। क्या क्या मीनिंग्स हैं उनके, इफ यू वांट टू हाँ, शेयर? हाँ, बिल्कुल। ये मेरा नाम है। ये मेरा हाँ, हाँ। ज़िंदगी का सबसे पहला टैटू था। हम्म। तो राहुल माकिन, ये तो मेरा नाम ही है। हाँ, हाँ। 2 टैटूज़ अच्छा, यहाँ ये पे। ना फॉन्ट ऐसा है हाँ, ये कि अरबिक वो, फ़ॉन्ट है, हाँ, 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 पर इंग्लिश में पता लिखा है। नहीं पड़ता। तो हाँ, 2 यहाँ हैं। हाँ। ये भी अंग्रेज़ी में ही है, ये भी आपको दिख जाएँगे। ग्रेस, ग्रैटिट्यूड 2 जगह यहाँ लिखा हुआ है। और एक टैटू यहाँ पे है, वो भी दिख ही जाएगा आपको, ये है। हिंदी है ये? ये शिव गायत्री मंत्र है। हाँ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नो शिवाय हम्म। प्रचोदयात्। और 2 मेरे पैर पे हैं। वो एक पे है, मतलब दोनों का मिला के बनता है नेवरलैंड। एक पे नेवर लिखा है, एक पे लैंड लिखा है। तो दैट्स इट, टोटल 6 टैटूज़ हैं मेरे पास। तो नेवरलैंड एक अच्छा नोट है इस इंटरव्यू को खत्म करने के लिए। आप ऐसे ही उड़ान भरते थैंक यू रहें वेरी मच। और उड़ते रहें और मोहब्बत फैलाते रहें। इतने शुक्रिया, लोग शुक्रिया। नफरत फैलाने वाले हैं और मोहब्बत फैलाने वाले दुनिया में कम हैं। थैंक यू, तो आप इसी तरह मोहब्बत फैलाते रहें। हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमसे वेरी बात मच। करने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आपको फ्री कर देंगे ताकि आप अपनी जा सकें ऑन एयर। नहीं, बहुत अच्छा लगा आज आपकी टीम के साथ बात करके। एंड योर स्टोरी की पूरी टीम बहुत अच्छी है। एंड स्पेशली रजत से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। एंड ऑल यू गाइस, लाइक आई विश यू ऑल द बेस्ट। सब बहुत प्यारे लोग हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक शुक्रिया।